स्टार्ट करते हैं फर्म से। व्हाट इज फर्म? डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्म। हु इज फर्म? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म? क्या करती है फर्म? ठीक है, फर्म आपके पास क्या कर रही होती है? फर्म बेसिकली इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच ट्रांसफॉर्म इनटू आउटपुट। वो क्या करती है? बेसिकली अपने रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करती है इनटू आउटपुट। आउटपुट्स जो है वो हम उसको कह सकते हैं इट डिवाइडेड इनटू फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड गुड्स एंड अदर वन इज कॉल्ड सर्विसेज। ये हमारे पास क्या होती है कि ये गुड्स की फॉर्म में भी होती है और सर्विसेज की फॉर्म में भी होती है। व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? What is entrepreneur? How can you differentiate between the concept of firm and the entrepreneur? जी, entrepreneur is a Single person, person who does the business. ठीक है, who organize and manages and assume the risk, who take the decisions। कि फर्म जो है एक कलेक्टिव यूनिट, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या है? बेसिकली हमारे पास कि वो वहाँ पे सारी चीज़ों को डिसीजन ले रहा होता है कि फॉर एग्जांपल उसको कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है। ये सारे डिसीजंस कौन ले रहा होता है? ये फर्म, ये एक पर्सन ले रहा होता है। वो रिस्क लेता है कि आइदर अगर वो कोई अपने यूनिट्स को चेंज कर रहा है, सारी चीज़ों को चेंज कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल उसको वहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, उसको लॉस भी हो सकता है और उसको वहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो विल टेक द रिस्क। हु इज हाउस होल्ड? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउस होल्ड? हाउस होल्ड क्या काम करते हैं? हाउस होल्ड जो है सिर्फ कंज्यूम करते हैं इकोनॉमी के अंदर यूनिट्स को या गुड्स को, वो सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो कंज्यूम करते हैं। अब ये देखो कि वही सेम सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि हम भी इससे पहले डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, यहाँ उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है आउटपुट मार्केट, इनपुट मार्केट, फर्म्स एंड द हाउस होल्ड। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि जो हम फर्म की बात करते हैं और हम हाउस होल्ड की बात करते हैं, तो हाउस होल्ड इनपुट मार्केट में सप्लाई करता है। क्या चीज़ सप्लाई करता है? फर्म क्या चीज़ सप्लाई कर रहा है? यहाँ पे क्या चीज़ सप्लाई कर रहा है? हमने कहा लेबर एंड कैपिटल। क्लियर? फॉर हाउस होल्ड क्या सप्लाई कर रहा है? लेबर एंड कैपिटल। इनपुट मार्केट जो है वो क्या चीज़ डिमांड करती है, यानी कि फर्म क्या चीज़ डिमांड कर रही है इनपुट मार्केट से? लेबर एंड कैपिटल। इट मीन्स कि मार्केट के अंदर ये सप्लाई डिमांड का मैकेनिज्म है कि अगर एक तरफ सप्लाई दी जा रही है तो दूसरी तरफ डिमांड की जा रही है। सेम लाइक आउटपुट मार्केट। आउटपुट मार्केट का क्या मतलब है कि फिजिकल मार्केट। फिजिकल मार्केट क्या मतलब है? गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट। गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर क्या हो रहा है कि जो फर्म प्रोडक्शन कर रही है, जो भी फर्म प्रोडक्शन कर रही है, वो कहाँ जाके सप्लाई करती है? वो अपने आउटपुट में जाके, वो अपने आउटपुट मार्केट में जाके सप्लाई करती है। कोई भी फर्म अगर सब वो कर रही है तो वो सप्लाई कहाँ कर रही है? वो अपने आउटपुट मार्केट में जाके सप्लाई। व्हाट अबाउट द डिमांड? डिमांड कौन करता है? ये कंज्यूमर जो है उसकी डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा होता है? ये हमारे पास जो है ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इस तरह चल रही होती है। अगर सप्लाई हो रही है तो डिमांड भी ऑलरेडी होगी, अगर डिमांड हो रही है तो सप्लाई भी, ठीक है। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट हमारे पास सप्लाई डिमांड का आ गया। हम तो पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी, पूछिए। क्लियर? यस। ठीक है, देखिए सारा इसके अंदर ये। अब हम वापस आते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल क्वांटिटी। व्हाट इज, हाउ कैन यू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी? व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटी क्या है? व्हाट इज क्वांटिटी? Sir, the amount of good, that how हाँ, much good we have to buy. व्हाट इज क्वांटिटी? क्या होती है? Sir, the amount of product. It is simply क्या defined हमें number. amount in terms of numbers. numbers, बस सिर्फ numbers, quantity की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं quantity demanded की, what is quantity demanded?
क्वांटिटी कि डिमांडेड क्या कितने है? नंबर्स की डिमांड की गई है। कितने नंबर से डिमांड की जाए? व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या है? व्हाट इज डिमांड? डिमांड हमें क्या समझाती है? डिमांड हमें क्या समझा रही है? जरूरत। ठीक है, डिमांड हमें क्या समझा रही है? बेसिकली हम ये कहते हैं कि जी बताइए, फॉर एग्जांपल हम नीड को और वांट को जो क्लासिफाई करते हैं वो किस तरह करते हैं? हमने कहा नीड इज अ नेसेसिटी, वांट हम कहते हैं समटाइम विच हेल्प अस, ठीक है, हमें अपने कंफर्ट जोन के अंदर लेके जाती है, तो हम कहते हैं वो वांट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल नीड जो है हमें एक्सप्लेन करती है नेसेसिटी, और नेसेसिटी जैसे कि अभी मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा था, तो उन्होंने जो डिस्क्राइब किया वो लिटिल बिट थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन कर रहे थे कि अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी, वो अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, वो अकॉर्डिंग टू आवर, यानी कि मुझे जो चीज़ चाहिए, वो मुझे यहाँ पाकिस्तान में जो चीज़ मुझे रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल यूजुअली हम लोग यही समझते हैं कि व्हाट इज़ अवर नीड, तो हम ये कहते हैं कि नीड इज़ अवर थ्री थिंग, कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग विच इज़ कॉल्ड क्लोथिंग, ठीक है, हम कहते हैं ना क्लोथिंग, फूड एंड शेल्टर, ये हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं तो वो फिर हम जो है किसी जाके जंगल में जाके रहना शुरू कर दें कि हमें सिर्फ ये तीन चीज़ें चाहिए। डे बाय डे क्या होता जा रहा है, डे बाय डे हमारे पास क्या होता जा रहा है कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो है ना, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो हमारे पास क्या होती जा रही है कि वो चेंज होती जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं आज बात करता हूँ आपसे कि जो एयर कंडीशन है हमारे पास, वो आपकी नीड है या कंफर्ट है? जो एयर कंडीशन है, हमने कहा एयर कंडीशन हमारी नीड कंफर्ट। है या Comfort, कंफर्ट है? ठीक है, अगर कंफर्ट। comfort is sir. अगर अगर मैं आपसे बोलूं कि वो आपकी सर नीड, कंफर्ट है, लेकिन आजकल वो जरूरत हो गई है। अगर वो हमारे पास कहते हैं, ठीक कहा बिल्कुल, कि आज जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हमारे पास जो टेम्परेचर है कराची के अंदर, उसके अंदर ये क्या बन गया है, उसके अंदर वो हमारी नीड बन गई है, उसके अंदर हमारे पास वो क्या बन गई है, उसके उसके लिए हमारे पास वो नीड बन गई है, वो हमारी ज़रूरत है। क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई जा रहा है, डिफरेंट क्लासरूम को देखें, डिफरेंट क्लासरूम आप देखें, डिफरेंट आप कॉलेजेस कह रहा हूँ कि आप वो देखें, अपने यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, अपने आप जॉब्स को देख लें, कि आप देखो कि वो वहाँ पे बैंक्स में जा रहे हो, एयर कंडीशन लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ज़रूरत है। विंडो अगर खोल देते हैं तो विंडो खोलने की वजह से सिक्योरिटी रिस्क है, विंडो अगर खोलते हैं तो बेसिकली लाइट जा रही है, जनरेटर हमारे पास जो है वो सारा नीड बनता जा रहा है, वो कंफर्ट नहीं है हमारे पास। कंफर्ट क्यों नहीं है हमारे पास? हम ये कह रहे हैं कि कंफर्ट वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली आज हमारे लिए वो नीड बन गया। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस जो है वो खुदा न खास्ता जो है वो अच्छी हो जाती है, तो और हमारे पास जनरेटर की यूजेज नहीं है, तो जनरेटर अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, नीड से वो लग्जरी के अंदर चला जाएगा, नीड से लग्जरी के अंदर चला जाएगा। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चेंजेबल है, ये ये चेंजेबल है कि आज वो नीड बन गई है कोई चीज़, तो वो दोबारा लग्जरी के अंदर भी जा सकती है। अगर कोई चीज़ लग्जरी है आज, तो वो नीड के अंदर जा, इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो। वो केस टू केस जो है वो क्या कर रही है, वो केस टू केस जो है वो बेस कर रही है। क्लियर? वो केस टू केस बेस कर रही है। अब आ जाइए जनाब आपके पास डिमांड साइड से। व्हाट इज डिमांड? अब डिमांड कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, हमने कहा कि जैसे बताया था किसी ने कि डिमांड कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, वन इज कॉल्ड विलिंगनेस ऑफ बाय, ठीक है, एंड अदर वन इज कॉल्ड, क्या है वो हमारे पास, दूसरा क्या है, परचेजिंग पावर। यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू बाय एंड परचेजिंग पावर? इनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? यानी कि विलिंगनेस टू बाय, इट मींस कि ये हम क्या करते हैं, विलिंगनेस टू बाय के अंदर हम इंटेंशन शो करते हैं अपनी, हम क्या शो करते हैं, इंटेंशन शो करते हैं। और परचेजिंग पावर में क्या होती है, परचेजिंग पावर में आपके पास पैसा होता है, यानी कि मनी की पावर, करेंसी होती है आपके पास। क्लियर? अगर ये दोनों एट अ टाइम हमारे पास होती हैं,
अगर ये दोनों हमारे पास एट अ टाइम है तो इट्स कॉल्ड डिमांड। डिमांड के यानी कि क्या, कौन से दो कंपोजिशन है? डिमांड की दो कंपोजिशन है, एक वन इज कॉल्ड विलिंगनेस टू बाय एंड अदर वन इज कॉल्ड परचेजिंग पावर। इसको आप यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं, अगर आप बात कर रहे हैं इसको, ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं और इसको यूँ समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, आप किसी गाड़ी के शोरूम में जाते हो कि मैं गाड़ी जो है बुक करवा सकूं, ठीक है, क्या आपके पास विलिंगनेस है? आप फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं होंडा सिटी जो है बुक करवाना चाहता हूँ, आप उसके शोरूम पे गए, तो क्या आपके इंटेंशन और परचेजिंग पावर आपके साथ है? डेफिनेटली बात है, मुझे वहाँ पे इंटेंशन है जब भी तो वहाँ पे मैं गया हूँ, और साथ में मैं अपना जो चेक बुक है वो लेके गया हूँ, ताकि वहीं जो है ना मैं चेक काट के उनको दे सकूँ, ताकि इनिशियल अमाउंट में डिपॉजिट करवा के गाड़ी की ऑर्डर करवा सकूँ। दोनों चीज़ें थी, जब भी तो डिमांड हुई है वहाँ पे, जब भी तो हमने उसको ऑर्डर किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप चेक बुक लेके जाते हो अपने साथ, आप इंटेंशन आपके पास है, आप उस शोरूम के अंदर जाते हो, आप वहाँ जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है उससे मिलते हो और उससे पूछते हो कि मुझे सिटी बुक करवानी है, वो कहता है कि सिटी का जो ऑर्डर है वो हमने बंद कर दिया है, आप सिविक ले जाओ। आपको सिविक पसंद नहीं है, क्या आपके पास पैसे भी सिविक के हैं लेकिन आपको सिविक पसंद नहीं है, क्या डिमांड काउंट हो जाएगी? डिमांड काउंट तो नो नहीं सर। होगी ना, क्योंकि मुझे तो No, sir. इंटेंशन मेरी क्या थी, मेरी विलिंगनेस क्या थी, क्या चीज परचेज करने की मेरी विलिंगनेस थी? City. मेरी विलिंगनेस थी कि मैं होंडा सिटी को सिटी ऑर्डर सर, करता रहा, सिटी। ठीक है। लेकिन क्योंकि वहां पे ऑर्डर्स अवेलेबल नहीं था, वॉटेवर कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, उन्होंने मुझे कोई और प्रोडक्ट ऑफर की, वो उसकी इंटेंशन नहीं थी मेरी, तो मेरी डिमांड नहीं काउंट होती। अगर आप बोलते हो कि फिर भी हम सिटी की इंटेंशन के बाद सिविक अगर ले लेते हैं, इंटेंशन होती तो डिमांड काउंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसका रिवर्स ऑर्डर लेते हो कि आप सिटी के लिए जाते हो, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है, आपने कहा मेरे पास 30 लैक्स है, आप जाते हो, गाड़ी बुक करता है, कहता है गवर्नमेंट ने जो है ना सेल टैक्स इंक्रीज कर दिया है, जिसके बाद जब सिटी की जो नई वैल्यू आएगी, जो एक्स फैक्ट्री प्राइस जो होगी इसकी, वो कितनी होगी? उसने कहा जो आपकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो जनाब 32 लैक्स की होगी, आपके पास सिर्फ 30 लैक्स है, क्या डिमांड काउंट हो जाएगी? इन दोनों कंडीशन नो। में आपकी डिमांड No. काउंट नहीं होगी। इन दोनों कंडीशन में बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा? दोनों कंडीशन में आपके पास डिमांड काउंट नहीं होगी। डिमांड कब काउंट होगी? जब विलिंगनेस भी हो आपकी और आपके पास परचेजिंग पावर। क्लियर? लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट जाते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, तो उसका जब हम करते हैं, यानी कि क्वांटिटी हमने अलग पढ़ा था, डिमांड हमने अलग पढ़ा। अब देखो, जब इसको हम एट अ टाइम लिख रहे हैं तो इस ये एक्सप्लेन क्या करेगा? क्वांटिटी डिमांडेड इज द अमाउंट, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट अ हाउसहोल्ड वुड बाय, ठीक है। क्या समझा रहा है वो? ये समझा रहा है क्वांटिटी डिमांड इज द अमाउंट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट अ हाउसहोल्ड वुड बाय इन अ गिवन टाइम पीरियड। एक सर्टेन टाइम पीरियड की बात करता है, और दूसरी क्या बात करता है? ये एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है वन, और ये दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है टू। क्या दो चीजें होनी चाहिए क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर? कौन सी दो चीजें होनी चाहिए? वो कहता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको परचेज करनी होगी, और दूसरा आपके पास क्या होगा कि जो मार्केट प्राइस आपके पास चल रही होगी, जो मार्केट प्राइस आपके पास चल रही होगी उस पे आपको परचेज करना है। क्लियर है? जिन्होंने इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो अक्सर इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब जो लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है, आप देखें लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या समझाता है? हमें वो समझाता है कि when the price of the product increases, when the price of the product increases, quantity demand will be decreases। यानी कि वो जो वर्ड यूज कर रहा है उसके लिए, ठीक है, आगे भी लिखा हुआ आएगा, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ कि when price increases, यानी कि जब प्राइसेस आपके पास इंक्रीज करती है, प्राइसेस जो है हमारे पास क्या हो रही होती है? प्राइसेस हमारे पास इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, क्यूडी क्या होगी? क्यूडी जो है हमारे पास डिक्रीज कर देगी। क्लियर? हमने कहा जब प्राइस इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी डिमांडेड, हम डिमांडेड का वर्ड यूज करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में,
वाई, क्या रीजन है जिसकी वजह से हम डिमांडेड का वर्ड यूज करते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं? अक्सर आप स्टूडेंट से आप पूछते हैं तो बताते हैं कि सर द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी. What is the meaning of quantity and how can you differentiate the concept of quantity demand? For example, before going to the draw a demand curve, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिमांड स्केड्यूल बनाना पड़ता है. What is demand schedule? Describe you. Demand schedule is a table showing how much of a given product a household would be willing to buy at different prices. It means कि हमें जो डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर हमें डिफरेंट आउटपुट मालूम करना पड़ेगा. कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब आप यहाँ पे देखो कि जब आपकी प्राइस ज़ीरो थी, ठीक है, अभी आप इसको प्राइस ज़ीरो थी तो आप क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रहे थे? आपने कहा प्राइस ज़ीरो है तो क्वांटिटी डिमांड हम 30 कर रहे हैं. जिस तरीके से आप अपनी प्राइजेस को इंक्रीज करते जा रहे हो, जिस तरीके से अपनी प्राइजेस को आप इंक्रीज करते जा रहे होगे, आप ये देखो कि जैसे जैसे आप प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो, आप प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो 0 से 3 पे, आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या होती जा रही है? आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो गई? वो आपके पास डिक्रीज. जब प्राइस आपके पास इंक्रीज होता जा रहा है, जब प्राइस आपके पास इंक्रीज होता जा रहा है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई है? आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो आपके पास क्या करती जा रही है? वो आपके पास डिक्रीज करती जा रही है. जब आपके पास जिस तरीके से आपके पास प्राइस इंक्रीज करेंगे उस तरीके से आपकी जो प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपके पास डिक्रीज होगी. यानी कि आप यहाँ पे ये देखिए कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, 0 से 3 पे गई, क्वांटिटी डिमांड 30 से 24 में. क्लियर? 3 से 6 पे गई, 24 से ये 18 हो गया. 6 पे 9 पे गई, क्वांटिटी डिमांड 18 से 12 हो गया. ये देखें कि प्राइस आपके पास क्या हो रही है? प्राइस आपके पास इंक्रीज होती जा रही है. प्राइस आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है कि प्राइस आपके पास इंक्रीज हो रही है. क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? क्वांटिटी डिमांड आपके पास डिक्रीज होती जा रही है. ठीक है, यानी कि दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या होता है? ये नेगेटिव रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड. जो रिलेशन हमारे पास होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है. क्लियर? ये नेगेटिव रिलेशन इसका नेगेटिव. क्योंकि अगर आप ये देखते हैं कि बेसिकली कि हम सब ने मेजॉरिटी ने जो है ना वो ओ लेवल्स किया हुआ है, ओ लेवल्स में मैथ्स पढ़ी हुई है या नॉर्मल अपने पास किया हुआ है, तो ये हमारे पास जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है, जब हम डिमांड कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफ पेपर के ऊपर, फॉर एग्जांपल अभी हम समझ रहे हैं तो मैट्रिक के अंदर हमने ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा. ये क्या है? बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं. ये किस तरह निकलते हैं? हमने कहा ये एज इट इज ये वैसे ही निकल रहे हैं जैसे वो निकलते थे. वहाँ हम कहते हैं क्यू डी. वहाँ हम कैसे लिखते थे? हम लिखते थे वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. क्लियर? कोई भी इक्वेशन यहाँ कैसे लिखेंगे? क्यू डी इज इक्वल टू ए प्लस बी पी एक्स. ये एक्स को आप स्मॉल लिख दें, सिर्फ आइडेंटिफाई कर लें. यानी कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये कौन सी इक्वेशन है? ये हमारे पास नॉर्मल जो कर्व हम बनाते थे वहाँ पे ये उसकी इक्वेशन है. ये कौन सी इक्वेशन है? ये आपके पास ये इक्वेशन. इसमें आप प्राइस की वैल्यू पुट करते जाओगे, आपकी क्वांटिटी डिमांड आती जाएगी. इसमें आप प्राइस की वैल्यू पुट करते जाओगे, आप क्वांटिटी डिमांड आती जाएगी. दोनों जनरल इक्वेशन है, दोनों से ही आपके पास कोऑर्डिनेट्स निकलते थे. अगर आपको याद हो, दोनों से ही कोऑर्डिनेट्स निकलते थे. उन कोऑर्डिनेट की बेस पे आप क्या ड्रॉ करते हो? उन कोऑर्डिनेट की बेस पे आप ग्राफ ड्रॉ करते हो. क्लियर? क्लियर है? सर ये जरा फॉर्मूला दोबारा समझा दें. इस फॉर्मूले को